साहब जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू सर। सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया सर, और आज उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि हमने पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा, उधमपुर में पिछले कुछ दिनों में कई अटैक देखे। उसके बाद खबरें आई कि स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज आ गए हैं, असम राइफल की 2 बटालियंस वहां पर पहुंच गई हैं, फिर आया कि एक ब्रिगेड वहां पर आ गया है पूरा, और अब आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आतंकी पकड़ से दूर हैं। जो चीज मैं समझना चाहता हूं कि क्या वापस अटैक करके वो पाकिस्तान निकल गए हैं, या फिर जो हमारी जगह है, जो हमारा इलाका है, जो हमारी जमीन है, उसे वो हमसे अच्छे तरीके से समझने में कामयाब है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि भारतीय सेना, थल सेना जो है, वायुसेना का सहयोग ले सकती है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन में, पहाड़ियों पर जो आतंकी बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जम्मू में मौजूद हैं और पूरा घटनाक्रम जम्मू का ही है। कश्मीर को मैं साइड रख देता हूं कुछ पल के लिए। तो क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं सर, क्या कुछ हो रहा है? देखिए राजेश जी, अगर हम बात करें इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो जोर पकड़ रही हैं दोनों जगह के, हम जम्मू जो है उसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते, हमें पूरी टोटलिटी में लेना पड़ेगा, दोनों रीजन को देखना पड़ेगा मिलिटेंसी के हिसाब से। अभी जो खबरें हैं उसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। एक जो इनपुट वो बोलता है कि 80 से 90 जो मिलिटेंट है वो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ गए हैं। पीछे आपने सुना था कि वो र्यूमर भी चली थी कि एक जो एसएसजी की बटालियन है उनके जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ पे मूव इन कर चुके हैं। उसका मैंने विश्वास नहीं किया था और उसको मैंने कंडेम किया था कि ऐसी र्यूमर नहीं आनी चाहिए। अभी सवाल ये, मान लीजिए 100 मिलिटेंट्स है और वो जो है आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पहले तो उन्होंने ये बना रखा था कि हम अपनी मिलिटेंट एक्टिविटी से इलेक्शन को पोस्टपोन कराएंगे। उसके बाद उन्होंने, जब ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल्ड डिसीजन ले लिया, देखिए इसके 2 पहलू है। बीजेपी है ये कोशिश कर सकती थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लेके, सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके दे कुड हैव पोस्टपोन द इलेक्शन, बट उन्होंने एक अलग से बोल्ड सा डिसीजन लिया कि चलिए पाकिस्तान जो भी करता है हम सक्षम हैं अपनी शक्ति से इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इन ए सेफ मैनर। उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। अभी यहाँ पर तकरीबन 12,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। तो जैसे आपने बताया एडिशनल ट्रूप्स जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं, और उसके बाद चुनाव के लिए और भी ट्रूप्स आए होंगे, पुलिस वाले, बेसिकली सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। तो गवर्नमेंट को ये यकीन है कि वो सक्सेसफुल और सेफ इलेक्शन करा पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि वो भरपूर कोशिश करेगा कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई घटना को अंजाम दे। तो ये एक बैटल है, दो बैटल ऑफ विट्स। इसमें कौन जीतता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से बिल्कुल चौकस रहना चाहिए। एक फौज में एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे लोगों को, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो विलेज डिफेंस कमेटी है उनको भी अभी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। वो एक किस्म का आंख और कान बनेंगे फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। जहां तक इन मिलिटेंट का सवाल है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या वो वापस चले होंगे, आई डाउट इट। दे विल बी हियर ओनली बिकॉज यहाँ का जो टेरेन है उसके अंदर वो छुप सकते हैं, और उनके जो सेफ हेवन है उसके लिए उनके पास लोकल सपोर्ट है। तो वो कोशिश में रहेंगे और घात लगा के जहां भी उनको मौका मिलेगा कोई ना कोई घटना करेंगे। नो, अभी जो कम्युनिकेशन का सवाल है, कम्युनिकेशन उनके पास जो पहले होता था हम लोग उसको इंटरसेप्ट कर पाते थे,
अभी जी उनके जी पास जी अल्ट्रासेट्स हैं, पाकिस्तान पीओके में उनके कम्युनिकेशन टावर बने हुए हैं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन वहां से कंट्रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलिजेंस हमारे पास आती थी उसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अभी हमें जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा और पूरी तरह से चौकस और सतर्क रहना पड़ेगा। दो तीन चीजें हैं, क्योंकि डीजीपी एसपी वैद साहब का भी एक बयान है जो अमर उजाला में छपा हुआ है, जिसको मैं पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि भारत उस बाउंड्री को खत्म करे कि हम अपनी जमीन के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें अगर आतंकी पहाड़ियों पर छिपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमें एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। इजराइल ऐसा करता रहा, तमाम देश ऐसा करते रहे हैं। क्या तो वाकई में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है आतंकियों की कि हमें अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, हमें ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़े उनके ऊपर अटैक के लिए? बड़ा ड्रोन, छोटे ड्रोन से हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकियों का सफाया तो हम कर रहे हैं। योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। देखिए राजीव जी, यहाँ क्या हुआ था कि पुंछ राजौरी में जब ये 500-600 मिलिटेंट आए थे, उसका नाम मेरे को जगह का भूल रहा है, उस समय एयरक्राफ्ट का और ये जो हमारे पास हैप्टर्स हैं, अटैक हैप्टर्स, इनका यूज किया गया था। ये कोई नई ओके। बात नहीं है। पास्ट में भी पास्ट में भी जब हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करते थे तो उसमें भी हमने अपनी मोटर्स, आरटी और अटैक हैप्टर का यूज किया हुआ है। ये मैं कोई 20-25 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये एक ओके। नई बात नहीं है। अभी सवाल ये है कि जो मिलिटेंट आएंगे वो इतने नंबर में तो है नहीं। जी बिकॉज पुंछ में ये रिपोर्टें आई थी थोड़ी देर पहले, जब पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी शिफ्ट की थी, कि वहां पे एक पुंछ की पहाड़ी के पास कोई 15-20-30 लोग वहां पे हैं। अगर जी ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हमें बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, अपनी जो एयर पावर यूज करने के लिए, अपनी आर्टिलरी यूज करने के लिए, अपने ड्रोन यूज करने के लिए। लेकिन इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, अभी ये 3-3, 4-4 के ग्रुप में होंगे। जी और जी जी उसमें अभी आप हम आपके पास क्या ऑप्शन है या हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो हम उनको ग्राउंड में ऑपरेशन में कॉम्बिंग ऑपरेशन करें और उसके जी। बाद जंगल में उनको ढूंढें। और उसका उन्होंने तोड़ निकाल रखा है कि जब हम लोग आगे मूव करते हैं वो एम्बुश ले करके बैठ जाते हैं और हमारे ऊपर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इस समय हमें अपने जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जितनी भी पावर है, अपने लोगों को सेक्रीफाइस करने के बजाय हमें यूज जी करना चाहिए हमारे आरटी का, वाटर्स का और अटैक हैप्टर्स का। और ओके। ड्रोन जो हमारे पास हैं उनके अंदर नाइट कैपेबिलिटी भी है, लेकिन ये लोग जब छुपते हैं ये नाइट में मूवमेंट करेंगे। ये लोग जो जी हैं जी जी अपनी जो मूवमेंट है ये अपनी गुफाओं में या कंदराओं में बैठे रहते हैं, जहां पर आपको एयर ऑब्जर्वेशन से इनको बचाव मिलता है। तो बिल्कुल। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, in addition to all the technology and the firepower which is at our disposal, to eliminate them and they put a caution in their mind। जी क्योंकि ये हमने देखा है कि इनको आग का बहुत डर होता है। तो हमारे पास वो बिल्कुल। इंस्टेंटली बम होते हैं जिससे आग लग जाती है। तो वो जी जी सारी जो पावर है गवर्नमेंट को इस समय यूज करनी चाहिए। इंटेलिजेंस ग्रिड को और सशक्त करना पड़ेगा। एडिशनल अगर जरूरत है डालने की, लोगों को वो डालनी पड़ेगी। और एंड आई एम वेरी बुलाए जा सकते। जी। जी। एक पॉइंट और थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनावों की तरफ बढ़ रहा है और 10 साल बाद अवाम जम्मू कश्मीर की अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। स्टेटहुड को लेकर कई सवाल हैं, 370 को लेकर कई सवाल हैं। अगर नई सरकार आती है लोगों के द्वारा चुनी हुई, तो क्या हम माने कि आतंक पे कंट्रोल लग सकता है, या फिर माने कि वो दौर फिर लौट सकता है जब स्पोर्ट आतंकियों को कुछ स्थानीय पार्टियों की तरफ से मिला करता था? अलगाववाद फिर जिंदा हो सकता है साहब। देखिए राजेश जी, अगर हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो हम अगर बात करते हैं कांग्रेस जो कि सेंटर में पावर में रही है, और उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू कश्मीर में, जिसके 3-3 चीफ मिनिस्टर निकले हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है जम्मू की ये जो मिलिटेंसी की समस्या है उसको पैदा करने के लिए। ओके। और अभी अभी भी आप देखेंगे कि इस समय जो इनका अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, वो एक बहुत ही, और उनकी आप उनकी बोली सुनिए, उनकी आप स्टेटमेंट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
ये स्टेटमेंट दिया है कि 370 को रिस्टोर किया जाएगा। अभी ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये लोग अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अभी इन्होंने आपने देखोगे शंकराचार्य मंदिर और जो हरिपर्वत है उसको ये दूसरा नाम दे रहे हैं। तो इनकी इरादे अगर आप देखें तो ये बहुत डेंजरस है। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने वो इनको जो पावर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी वो इनसे वापस ले ली है, क्योंकि सारी जो पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई हैं। अदरवाइज ये लोग के देश का कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट, व्हाट आई एम टेलिंग यू। और अगर ये पावर में आते हैं तो ये यहाँ पे मिलिटेंसी एक इंडस्ट्री होती थी और इंडस्ट्री को पॉलिटिशियन चलाते थे जम्मू कश्मीर में। तो वो कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं अल्लाह खैर करे, अगर ये लोग पावर में आएंगे तो सर तस्वीर का पहलू है कि 10 साल से तो वहां पर बीजेपी है, जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बड़ी हार्ड लाइन उनकी रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी तो जस की तस है सर। और तो और कश्मीर छोड़ के जम्मू में मिलिटेंसी हो गई है। आप इसे कैसे डिफेंड करें? वो मैं ये मानता हूँ कि वो बीजेपी गवर्नमेंट की एक फेलियर रही है। उन्होंने इसके ऊपर जितना कुछ, अगर हम डाटा लेके चलते हैं तो ये उसमें काफी हद तक जो मिलिटेंसी की इंसिडेंट्स हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा कि हुर्रियत जो है हर तीसरे दिन उनके उनके कैलेंडर बने होते थे कॉल के। स्टोन पेल्टर्स को देखिए, उसके बाद अगर डाटा आपको बताएगा कि कितने फौजियों पे हमला हुआ है, कितने सिविलियन पे हमला हुआ है, तो डाटा इज वेरी एनकरेजिंग। बट ऑन ग्राउंड एंड मोर सो इन जम्मू रीजन में वो बीजेपी की एक फेलियर रही है कि वो इसको संभाल नहीं पाए, इसको एंटीसिपेट नहीं कर पाए। और जब ये गलवान के अंदर हमारी डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ तो यहाँ से काफी फौज को हटाया गया और वो गैप क्रिएट हुए। इन्होंने इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया। तो जहां तक मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी जो अभी कर रहे हैं ये लोग, ये चीजें जो उनको पहले करनी चाहिए थी अभी कर रहे हैं, वो अब कर रहे हैं जब जम्मू में मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो अभी बट देन एज दे से नेवर टू लेट। हमारा तो ये होना चाहिए कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं और हमारे जो सिविलियन हैं वो सुरक्षित रह सके। और गवर्नमेंट उसके अंदर कमी है तो गवर्नमेंट को अपना एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर एट फॉल्ट। बिल्कुल सर, बस मेरा एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि सैनिक समाज पार्टी भी आप चलाते हैं, मेरा एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि प्रधानमंत्री मोदी जब जम्मू कश्मीर में थे तब उन्होंने कहा था अपने दौरे के दौरान कि हम स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को देंगे। अगर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो फिर एलजी की जगह वहां पर गवर्नर आएगा और वो पावर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो क्या सीमित नहीं हो जाएगी? देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के अंदर गवर्नर के पास पावर नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट बनेगी वो पौंडीचेरी के मॉडल पे होगी, जिसमें 10 से 11 मिनिस्टर होंगे और एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, नॉट मोर देन 12 पीपल। और इनके ऊपर गवर्नर बैठा हुआ है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे दिल्ली में है उससे बहुत ज्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को मेरे अपने हिसाब से तो भूल जाइए फॉर ए वेरी वेरी कंसिडरेबल पीरियड। मे बी नेक्स्ट इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उस समय, but for the time being there will be no restoration of statehood, and I appreciate and support that subject or step which the government has taken. गवर्नमेंट की भी आ जाए, एनसी आ जाए, पीडीपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन एक ऐसा मायाजाल बिछा दिया गया है दिल्ली की केंद्र सरकार से कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। ये आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार, उन्हें पता था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, क्या उस कारण एलजी को इतनी ताकतें, इतनी शक्तियां दी गई हैं? कड़वा सवाल है सर। एब्सोल्युटली। बीजेपी का क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये अपने इंटरनल सर्वे कराती है। इंटरनल सर्वे के अंदर बीजेपी इज वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उनको शायद ये उम्मीद थी कि अगर एनसी के साथ उनका तालमेल हो जाता है, जो हुआ नहीं है। तो इस समय द राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, अगर जरूरत पड़ती है तो पीडीपी उनको सपोर्ट करेगी। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू कम टू द पावर। ये आप मेरे से लिख के भी ले सकते हैं सब। लेकिन जनता किसे भी चुन ले, सरकार जो है बीजेपी ही चलाएगी। दिल्ली में बैठे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के रिमोट कंट्रोल से ही जो है सरकार चलेगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं।
शुक्रिया कर्नल SS पठानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश। इतनी मजबूती से आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। बाय बाय, जय।